Good afternoon, my dear kids. This is Chetan sir. So today we are going to start the lecture 8 probably. Lecture 8 ना अभी तक lecture 7 हुए हैं. Tell me, my dear kids, कितने lectures हुए हैं? How many lectures? Okay, lecture 7 have been completed, right? Wait, I will check it out. 7 हो गए हैं. चलो अच्छी बात है. 7 lectures have been over. Let me cross verify that. If lecture 7s are over, तो ये lecture 8 होगा. चलो lecture 7 हो गए हैं. So till now 7 lectures have been over the second chapter, है ना? Units and measurements पे you know 7 lectures are over, so this is lecture 8. तो 8 lecture है and chapter second है. So first of all we are going to mark it out this one. कौन सा वाला lecture है और कौन सा वाला chapter है, ठीक है? From class 11 this is. ये हमें पता होना चाहिए. This is belonging to class 11 NCERT. ये आपका NCERT Physics है ना? चलो. Now, before starting, we are going to make a brief overcome over the chapter in the last lecture, है ना? Last lecture में जो भी हमने brief discussion किया था उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया था, उसके बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे. रिगार्डिंग व्हाट वी स्टडीड. ओके, सो वी स्टडीड ऑल अबाउट रेंजेस, है ना? रेंजेस के बारे में हमने पढ़ा था. सो व्हाट दिस रेंजेस शोज, इट शोज द स्कोप ऑफ फिजिक्स. स्कोप ऑफ फिजिक्स. सो टू put the framework of scope of physics, we use 3 basic quantities, है ना? 3 बेसिक क्वांटिटीज को हम यूज करते हैं एक फ्रेमवर्क पुट अप करने के लिए, ठीक है? तो हम रेंज लगा रहे हैं कि फिजिक्स कितना एक्सपांडेड है. सो वी आर पुटिंग विथ रिस्पेक्ट टू 3 फिजिकल क्वांटिटीज कि इसका फिजिक्स का जो स्कोप है बस इसी के अंदर सिमट के रह जाता है. इट वाज द लास्ट क्लास रेंजेस ऑफ लेंथ, है ना? एंड रेंजेस ऑफ नाउ प्रेजेंटली अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मास एज वेल एज रेंजेस ऑफ टाइम. तो पूरा फिजिक्स इसी के इर्द गिर्द घूमता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर किड्स? द होल फिजिक्स विल बी गोइंग टू क्या होगा? रन अराउंड दीज थिंग्स ओनली. तो इसी के इर्द गिर्द घूमता है. हमको ये चीजें पता होनी चाहिए. ओके, नाउ सो रेंजेस ऑफ लेंथ क्या था? वी वर स्टडीइंग ऑल अबाउट. हमने यहां पे एटॉमिक फिनोमिनास देखे. एटॉमिक फिनोमिनास टू क्या कहते हैं? द फिनोमिनास व्हिच इज टेकिंग अप टू यूनिवर्स, मतलब जो यूनिवर्स में ले रहे हैं उसको हम कहेंगे सेलेस्टियल फिनोमिनास. सेलेस्टियल फिनोमिनास और एल्स, और एक टर्म यूज करेंगे इसको, और एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनास, है ना? नॉमिकल फिनोमिनास. सो वी शुड नो दीज थिंग्स. हमको ये चीजें पता होनी चाहिए. क्या पता होना चाहिए? कि हम जो फ्रेमवर्क पुट अप कर रहे हैं, वी आर पुटिंग द रेंज टू द लेंथ. हम लेंथ को रेंज लगा रहे हैं. कहां से कहां तक लगा रहे हैं? वी आर पुटिंग अप टू फ्रॉम द एटॉमिक फिनोमिनास टू
सेलेस्टियल फिनोमिना और एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। सो ये छोटे से छोटा, इसका ऑर्डर क्या है, 10⁻⁻15 मीटर व्हेन इट कम्स टू द लेंथ पैरामीटर। हम जब लेंथ पैरामीटर के बारे में बात करते हैं तो हम रेंज एटॉमिक फिनोमिनास का कहां पे पुट अप करते हैं, 10⁻⁻15। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट रेडियस, रेडियस ऑफ व्हाट, ऑफ न्यूक्लियस, है ना। तो न्यूक्लियस का ये क्या है, रेडियस है। And when we are saying the celestial phenomena we are studying or astronomical phenomena we are studying, we are talking about what, we are talking about 10⁻26 meter. तो हम इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं. So 10⁻26 meter means, so basically we are talking about the radius. Okay, radius of what? I think radius of 10⁻26 radius of universe, है ना. This is universe कैसा, it is observable universe. I am using the term called observable. ये चीज को आप ध्यान में रखना बच्चों. Observable universe, it means we are using the optical instrument to observe the extent of universe. universe कहां तक है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं. With the help of those instruments we are trying to estimate the on an average radius of the universe. उसका ऑर्डर क्या है, 10⁻26 मीटर. सो रेंजेस ऑफ लेंथ का हमने स्कोप लगा दिया फिजिक्स में. नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट रेंजेस ऑफ मास एज वेल एज रेंजेस ऑफ टाइम. ये दोनों चीजें देखने वाले हैं, ठीक है. सो बिफोर प्रोसीडिंग टू द रेंजेस ऑफ मास, तो ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन तो हो गया. रेंजेस ऑफ मास को हम प्रोसीड करने से पहले, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले वी आर गोइंग टू सी दैट कि मास क्या होता है बेसिकली. व्हाट इज मास? फर्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए, मास क्या है? सो मास इज, यू नो, मास इज number of atoms present inside any type of matter, है ना. तो देखो बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, आई एम यूजिंग द टर्म कॉल्ड मैटर. ओके, सो व्हेन आई एम यूजिंग द टर्म कॉल्ड मैटर, यस, सो आई एम सेइंग दैट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहेंगे इनसाइड एनी टाइप ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मास. इसको क्या कहेंगे हम लोग, हम कहेंगे मास. तो अभी मास का तो पता चल गया. वी केम टू नो दैट इट इज बेसिकली अ क्वांटिटी. हमको ये चीज पता चल गया कि मास एक क्वांटिटी है, ठीक है ना. कैसी वाली क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका कुछ काउंट है, जिसका कुछ मेजरमेंट है. सो दैट इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनसाइड एनी टाइप ऑफ मैटर. सो मैटर क्या होता है, मैटर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मैटर? सो मैटर इज, इट इज one which occupies space and has mass in it. mass in it मतलब number of atoms present in it, है ना. मान के चलो मैंने एक मैटर लिया, I have taken a mass, I have taken a matter and it is occupying space and if it is occupying space as well as it is having number of atoms present inside it, तो मैं बोलूंगा इसको कि इसके पास मास है ना. सो इफ आई एम पुटिंग दिस, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, I'll take number of atoms present inside it. तो मैंने atoms डाले, है ना. सो आई एम डूइंग दैट, मैंने नंबर ऑफ एटम्स लगा दिए यहाँ पे. चलो ओके,
सी हियर, यू कैन सी कितने नंबर ऑफ एटम्स है बताओ मुझे फट से. हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनसाइड दिस मैटर? इन नंबर इट इज 6 एटम्स, है ना. तो इसके अंदर मास कितना प्रेजेंट है? 6 एटम्स का. 6 atoms present inside it. If 6 atoms are showing its presence inside this matter, it means that this matter is containing what? It is containing mass, है ना. तो मास का मीनिंग तो पता चल गया कि मास क्या है, as well as what is matter. ठीक है. Now basically जब आपके पास पैसा बनाते हो, you peoples when you earn money, it is called as your property. और घर बनाते हो और बहुत कार व्हीकल्स जो भी है, सो और इंडस्ट्री कंपनी जो भी बनाते हो, इट इज कॉल्ड योर प्रॉपर्टी. तो अभी ये मैटर के पास जो है वो क्या है? 6 एटम्स हैं. तो ये क्या बन गए? 6 एटम्स. 6 एटम्स विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? ऑफ मैटर. तो ये 6 एटम्स का सेट को हम कहते हैं कौन सी वाली प्रॉपर्टी? मास वाली प्रॉपर्टी, है ना. यस, ओके. सो बेसिकली मास आपका क्या है? मास is a basic property, means it is available in every matter. Mass is a basic property of any matter. तो हमको ये चीज पता रहना चाहिए कॉमनली कि मास बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की. ठीक है. नाउ इट इज द क्वांटिटी, इट इज ऑल्सो द क्वांटिटी ऑफ मैटर, है ना. तो किसी भी मैटर का वो क्वांटिटी होता है, क्योंकि हम नंबर ऑफ काउंट कर सकते हैं. वी कैन मेक नंबर ऑफ काउंट्स ऑफ मैटर, सो दैट कैन बी कॉल्ड एज क्वांटिटी ऑफ मैटर. ठीक है. तो अगर इसको फिजिकल क्वांटिटी बोला जाएगा, क्यों बोला जाएगा? क्योंकि यू कैन मेजर द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनसाइड द मैटर. नाउ द SI unit of mass, what is that? It is kg, है ना. in terms of kilogram है. yes, so we should know these things. So mass of commonly objects can be measured by common balance. Mass of commonly objects can be measured by common balance. ये common balance क्या होता है बताओ मुझे. कॉमन बैलेंस क्या होता है? व्हाट इज कॉमन बैलेंस? फट से, जल्दी से. मैं कुछ दिखाने से पहले आप फट से बताओ कॉमन बैलेंस क्या होता है. व्हाट इज कॉमन बैलेंस? व्हाट इज कॉमन बैलेंस? फट से बताओ. बिफोर एक्सप्लेनिंग यू शुड से दैट. आपको पता रहना चाहिए कि क्या है. या इसको क्या कहते हैं आप? तराजू. इन हिंदी इट इज तराजू, राइट. इन कन्नड़ा, दिस इज इन हिंदी, राइट. इन कन्नड़ा तक्कड़ी. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ you call it as takkadi. है ना. takkadi. So the purpose of using these common balances where I think into grocery shops. ये grocery shops क्या होते हैं बताओ मुझे फट से. tell me what is grocery shops? फट से tell me, फट से बताओ. general stores, very good. So are we getting there number of vegetables, है ना, और dry things like दाल वगैरह,
है ना, किराना स्टोर्स या सो द थिंग्स वी यूज टू यूज इन डे टू डे लाइफ, जो डेली डेली खाली होते हैं, वेर एवरी डे द थिंग्स विल गेट एम्प्टी, मतलब रोजाना खाली होते हैं, रोजाना यूज किया जाता है, उन चीजों को वहां पे बेचा जाता है. सो दैट इज कॉल्ड एज grocery shops, right? So we used to have common balances. With these common balances, on one side we used to keep the standard stone, okay, 1 kg. On another side, fruits, vegetables, correct? Whatever. So by using these things, common balances, we used to, have one particular quantity of those groceries, है ना? तो ये क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ मास होता है. तो these type of ranges also using we are using to measure masses, है ना? Correct? Okay, so these are common balances. And another type of masses, ये तो हम masses measurement करना हमको सबको पता है. We all know that how to measure these masses with the help of what? With the help of common balances. ये तो चीज पता है. But what type of other masses we are measuring other than these things? ये जो ग्रोसरी शॉप्स के जो masses को छोड़ के हम और कैसे गिनते हैं? From atomic level, from atomic level to astronomical level, है ना? Astronomical level. So we are using the ranges of mass, है ना? यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं? We are measuring out the masses. So to measure the astronomical levels, what we use, how we are going to measure these quantities? With the help of law of gravitation. हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो किसी को आइडिया है कि हम कैसे मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? डू एनीबडी हैव आइडिया रिगार्डिंग हाउ टू मेजर दिस huge masses? Astronomical level means like say for example, this is the mass of sun, this is the mass of sun, नहीं, एक काम करते हैं, this is the mass of the earth. We are going to find out the mass of the earth as well as you are here somewhere. आप यहाँ पे हो कहीं पे, ठीक है? You are standing somewhere here. आप यहाँ पे खड़े हो. And you're finding out the distance between these two masses. We have two masses here. एक आपका m2 है, दूसरा आपका m1 है ना? Now the distance between these two masses is क्या है? That is d, है ना? क्या है वो? d है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? We are going to write d. So the gravitational force acting between these two masses m1 and m2 is capital F to the base g, है ना? तो अभी इसको कैसे evaluate करते हैं? That is Fg, F to the base g is equals to or directly proportional to m1 m2 divided by d square, है ना? So F to the base g is equals to constant. Proportionality is removed with the equal sign as well as constant sign. तो m1 is nothing but mass of the earth. हमें mass of the earth find करना है यहाँ पे, large masses. So when you are finding out, when you are taking the measurement of large masses, आप कैसे कर सकते हो? You're going to take the law of gravitation. यहाँ पे लिया और उसको ऐसे लिख दिया. And the mass of you is say for example m2 कितना है? 50 kg है ना? So the distance between you and that mass is say for example d square. हम इसका कुछ वैल्यू नहीं लेंगे. Now capital F as it is. एक यहाँ पे काम करते हैं बच्चों. What we are going to do here is 50 kg ना लेते हुए we are going to take m2 only. यहाँ पे m2 ही लेते हैं यार. m2. Okay. Now Fg is it can be written as mg. Fg is simply force. ये force है.
ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फोर्स को mg करके लिख सकते हैं, नॉट m टू द बेस g, m इंटू g, है ना. सो दिस इज me into m2 divided by d square, where m2 and small m both are same, दोनों सेम है. क्या यही m2 है? यस, स्मॉल m. सो स्मॉल m पे क्या एक्ट कर रहा है? ग्रेविटी एक्ट कर रहा है ना. तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बोथ हैव बीन कैंसल्ड. तो अभी हमें फाइंड क्या करना है? यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ फाइंड करना है ना. तो इसके लिए क्या करते हैं, विद दिस कैपिटल जी भी है, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ. सो विद द डिफरेंट कलर आई एम यूजिंग द इक्वेशन. इसको क्या इंप्लीकेट करना है? स्मॉल जी इज इक्वल्स टू, है ना, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम ई डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर. दिस इंप्लीकेट व्हाट? g into d square divided by capital G is equals to mass of the earth. See here, we are finding out the mass of celestial object by using what? By using law of gravitation. क्या मैंने जो बोल रहा हूं क्लियरली समझ में आ रहा है बच्चों? How we found the value of mass of the earth? Sir, instead of mass of the earth, if we take mass of the sun, is it possible to find out, sir? Yes, my dear kids. यहाँ पे आप क्या करोगे? Yes. So what you are going to do? In that case, you are going to do one thing. Equation कैसे बनाओगे? F is equals to capital G, mass of the sun, mass of the earth divided by d square. The distance between sun and the distance between earth. ये distance लोगे, क्या लोगे? 1 astronomical unit, है ना. तो इसको इधर भेजोगे, g इधर नीचे करोगे, तो इक्वेशन कैसे बनेगा? This equation becomes what? Small g into d square divided by capital G is equals to, but this acceleration due to gravity will not be acceleration due to gravity of earth. ये small g जो है ना, this is not of earth, this is of sun. ये sun का रहेगा, ये चीज दिमाग में रखना. You should remember this thing, then you can find the mass of the sun. So this is very much simple, so you should remember this properly. इन चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा. तो एक चीज दिमाग में क्या होना है? दिस स्मॉल g इज नॉट GE, ये GE नहीं है, ये क्या है? GS है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सन. सो आई विल प्रोसीड फर्दर, मैं अभी आगे बढ़ूंगा, है ना. वी फाउंड द वैल्यू ऑफ वी फाउंड द रेंज ऑफ मास ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल लेवल. नाउ द रिमेनिंग इज एटॉमिक लेवल है. एटॉमिक लेवल के लिए क्या करते हैं? इन चीजों को रब करते हैं, है ना, जो हैं उनको रब करते हैं. So in this portion we are going to study that. So what is the atomic level of masses, है ना. masses के terms में atomic levels क्या है? तो atomic levels is somewhere around 10 raised to minus 30 kg, है ना. तो 10 raised to minus 30 kg क्या होता है? बताओ मुझे, फट से बताओ. So it is mass of electron. So this is nothing but the range of mass of electron. तो ये चीजें क्या है? Mass of electron. तो what we are restricting, where we are restricting physics, we are putting the scope of physics. एक तो range of length लगा लिया हमने, दूसरा range of mass भी लगा लिया. Now we are going to make range of time. तो हम range of time भी हम लगाने वाले हैं, है ना. So we saw the range of mass. हमने कहां से कहां तक लगा दिया? We did it from 10 raised to minus 30 kg up to 10 raised to 55 kg. ये क्या था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था. ये क्या था? मास ऑफ यूनिवर्स है ना. ये चीजें पता चल गई. नाउ मेजरमेंट ऑफ टाइम, मतलब रेंज ऑफ टाइमिंग. सो रेंज ऑफ टाइमिंग क्या रहेगा? व्हाट विल बी द रेंजेस ऑफ टाइम? तो रेंज ऑफ टाइम विल बी
it is somewhere from 10 raised to minus 22 seconds to 10 raised to 18 seconds. See here, this is the estimation of scope of physics in the parameter of time. ये एस्टिमेशन है टाइमिंग के अनुसार फिजिक्स कहां से कहां तक फैला हुआ है. मतलब जो भी घटनाएं, whatever type of phenomena are taking place into the physics, we are restricting the time parameter in between these two ranges. इन दोनों रेंजेस के बीच में हम restrict कर रहे हैं. बट यहां तक हम नहीं पहुंच पाए. till where 10 raised to minus 22. Instead of this, हम लोग कहां तक अब तक पहुंच गए हैं? कहां तक पहुंचे हैं? It is up to the life of fundamental particles. That is life of fundamental particles. वो कितने हैं? That is 10 raised to minus 10 seconds. Not 10 raised to minus 10 seconds, 10 raised to minus 12 seconds probably. 10 raised to, no, 10 raised to minus 12 नहीं, 10 raised to minus 10. Okay, 10 raised to minus 10 seconds. Up to where means up to 10 raised to 18 seconds only, है ना? ये 10 raised to 18 seconds क्या है basically? We have estimated these value और यहीं तक हम लोग देख पाए हैं चीजें. So estimated values successfully. तो ये टाइमिंग जो है ना, एक तो हमने लाइफ ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स देख लिया और दूसरा लाइफ ऑफ एवरेज लाइफ ऑफ एवरेज लाइफ ऑफ अर्थ, है ना? इन चीजों को हमने देख लिया. सो दीज आर द लाइफ ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स एज वेल एज एवरेज लाइफ ऑफ अर्थ. सो व्हाट इज दिस फंडामेंटल पार्टिकल्स? Fundamental particles is up and down quarks. So positive and negative charged particles in nucleus, है ना? ठीक है. As well as ये चार particles को छोड़ के न्यूट्रिनो and anti-neutrino. I think you peoples have heard these terms, particles in the again nucleus. So these particles will be observed during beta decay type of radiation, है ना? तो तब इन चीजों को ऑब्जर्व किया गया था. So for what time these particles will be going to have their life? Up to 10 raised to minus 10 seconds. इतने क्षण में वो क्या हो जाते हैं? डाई हो जाते हैं. फिर से क्या होता है? फिर से क्रिएट होते हैं वो चीजें. मींस those are exchanging. Those are temporarily dying, temporarily taking birth. Up cork, down cork, up cork, down cork. ये सारी चीजें होते रहती हैं. ठीक है? Okay. So I estimated the measurement of time also, the range of measurement of time also. Now basically what is time? Time क्या होता है बताओ? What is time? Time क्या होता है? What say? What is time? कोई बता सकता है मुझे? Yes, it is the period in which numerous activities and phenomena are taking place without notice. Are you getting my point, my dear kids? So how it passes? It is the period in which
numerous activities and phenomena are taking place but without coming to our notice, है ना, without coming to notice बोला तो भी चलेगा, तो वो आपका टाइम होता है. But when you are taking the notice of those activities or phenomena, so that time will be measured. तो जब हम नोटिस करने स्टार्ट करते हैं तो तब क्या होता है, we are measuring when we begin to notice those activities and phenomena and start to mark that period. Then we measure time. तब हम टाइम को मेजर करना शुरू कर देते हैं. जब हम चीजों को, एक्टिविटीज को, घटनाओं को नोटिस करने शुरू करते हैं एंड वी मार्क दैट पीरियड, सो देन वी मेजर द टाइमिंग. बट हाउ वी मेजर द टाइम, हाउ वी मेजर द टाइमिंग और टाइम कैसे हम मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्लॉक, with the help of clock. Is it clear, my dear kids? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, with the help of clock. We are using what? We are using clocks to measure the timing. Now, yes. So, when time can be measured using clock, so basically time को measure करने के लिए clock तो चाहिए ही चाहिए. और any phenomenon that repeats itself regularly can be served as a clock. तो वो चीज एक क्लॉक बन जाता है. कोई भी घटना घटे अगर वो रिपीट करता है, वो भी रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर स्पैन ऑफ पीरियड पे, तो उसको क्या करके सर्व किया जा सकता है, इट कैन बी टेकन एज अ क्लॉक. सो दीज क्लॉक डिफाइंस द टाइम. ओके, ये क्या है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ, बेसिक एंड सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ यूनिवर्स, है ना. यूनिवर्स की ये बेसिक और सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, तो इसी को हम टाइम बोलते हैं. ठीक है, तो चलो टाइम का तो पता चल गया. बट टू इवन टू टेक द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम क्या है, इट इज SI यूनिट, है ना. सो SI यूनिट क्या है, दैट इज 1 सेकेंड. सो टू डिफाइन दैट 1 सेकेंड, what we are using the vibrations that are taking place inside the particular type of atom. ठीक है, तो particular type of atom को हम यूज करते हैं, cesium 133 टाइप ऑफ एटम को यूज करते हैं. तो इसके अंदर जो वाइब्रेशंस होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे लेवल, हाइपरफाइन लेवल्स में क्या होता है, वाइब्रेट करता है. एंड दैट मोशन कितना रहता है, बहुत ही ज्यादा रहता है. इट विल बी इन द ऑर्डर ऑफ 10 डिजिट्स, है ना. तो उस ऑर्डर में वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है. एंड टू particularly to that period we used to call it as 1 second. So we are going to see that, and we are using the standard atom. हम एक standard atom use कर रहे हैं जहां पे
there will be no variation takes place inside of that atom. When the variation of temperature takes place, no variation will takes place in the activities of transition between hyperfine levels inside the cesium 133 atom. तो cesium 133 atom में जो ट्रांजिशन है, जो ट्रांजिशन पीरियड है, जिसमें ट्रांजिशंस, listen up dear kids, actually I forgotten one thing to explain, that was how to measure the range of atoms and molecules mass. तो ये चीज मैं भूल गया था. You know, my dear kids, first of all, to measure the level of atoms and molecular mass, है ना, तो इनको मेजर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट को बनाना पड़ेगा. स्टैंडर्ड यूनिट, and present day standard unit is 1 AMU. The long form of this is 1 atomic mass unit, है ना. So the value of this, इसका वैल्यू कितना रहता है, that is 1.66 into 10 to the power minus 18 microgram. ठीक है. So if you write it standardly in terms of SI unit, SI के terms में अगर आपने लिखा, so we used to get the value of कितना 1.66 into 10 to the power minus 27 kg, किलोग्राम, है ना. तो ये आपका mass of the electron है, order. So basically we are using the 1 AMU as a standard unit to measure the mass of atoms as well as molecules, है ना. तो एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो, हम इससे 1 AMU से कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज 1 AMU? 1 AMU का वैल्यू इतना ही क्यों है सर? एंड व्हाट स्टैंडर्ड एटम वी आर यूजिंग टू सिंपली हैव द स्टैंडर्ड यूनिट? C12 एटम बोलते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इज इट आइसोटोप? क्या आइसोटोप है ये? इज इट आइसोटोप? आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आइसोटोप क्या है. फाइन, व्हाट इज आइसोटोप? ठीक है. सो C12 एटम का जो भी मास है, whatever mass, fine, whatever mass we are having of C12, so 1/12 mass, मतलब mass divided by 12 पार्ट, इसके 12 हिस्से करना और 1/12 हिस्सा लेना. 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ C12 एटम is equals to कितना? 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. So ये आपका क्या है? This is nothing but this is equals to 1 AMU value, है ना. ये आपका 1 AMU value है. So we should know this. So 1 AMU will be based upon like this. Same basis and different powers is called isotopes. Good. Parijan. Now listen up, my dear kids. I have closed the topic of atomic mass unit. ठीक है ना. अभी we were talking of what? We were talking of transitions, है ना. Transitions के बारे में बात कर रहे थे, कुछ ऐसे ही, है ना. तो अभी इसके लिए क्या करते हैं? First of all, we are going to take the atom. हमने क्या लिया? Atom लिया. ठीक है. So into this atom, what type of atom this is? This is cesium 133 atom. Fine. तो cesium 133 atom में क्या होता है? We are having the nucleus. ये आपका nucleus है, मान के चलो, ठीक है.
and here we are having what, we are having the, क्या कहते हैं इसको, रेडियस नहीं, ऑर्बिट्स। वेट, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं अच्छी तरह से। सी है, सो दिस इज योर न्यूक्लियस, आपका ये न्यूक्लियस है। तो इसमें क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू ड्रॉ ऑर्बिट्स, हम लोग ऑर्बिट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज वन ऑर्बिट, दिस इज अनदर ऑर्बिट, ये आपका और एक ऑर्बिट है। तो एंड द थर्ड ऑर्बिट इज, दिस इज योर थर्ड ऑर्बिट। सो वी हैव थ्री ऑर्बिट्स हियर, ठीक है, तीनों के तीनों ऑर्बिट्स हैं। सो वन ऑर्बिट इज कैरिंग एन नंबर ऑफ शेल्स, क्या होते हैं इसके अंदर, वी आर हैविंग एन नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। नाउ इन वन शेल, इन वन शेल देयर विल बी एन नंबर ऑफ, क्या रहेंगे, हाइपरफाइन लेवल्स रहेंगे, स्ट्रक्चर्स रहेंगे ऐसे, वेट, इनटू दोज लेवल्स हाइपरफाइन स्ट्रक्चर रहेंगे, आइदर एट द ग्राउंड स्टेट, ये पहले वाले ऑर्बिट पे जिसको ग्राउंड स्टेट बोला जाता है, या लास्ट वाले ऑर्बिट को जिसको बोला जाता है एक्साइटेड स्टेट, है ना, एक्साइटेड स्टेट। सो कोई भी स्टेट ले लो, उसमें आपके जो ये शेल्स के अंदर जो होते हैं ना हाइपरफाइन स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें एनर्जी लेवल्स होते हैं। सो इसमें क्या होता रहता है, द इलेक्ट्रॉन्स विल बी व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग, है ना, बट व्हाइल ऑर्बिटिंग द इलेक्ट्रॉन्स आर मेकिंग वाइब्रेशनल मोशन। तो वाइब्रेशन होते 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 हुए क्या करते रहता है, इर्द गिर्द घूमते रहता है। फाइन, सो ये जो वाइब्रेशन है ना, ये वाइब्रेशन, these vibration will takes place in between levels. So that vibration, it may be at the ground state level of electrons, or else excited state of electrons. Excited state of electrons में अगर आप excitation energy देते हो, so definitely these electrons will get jump from the one atom to another atom. But in case of ground state electrons or ground state atoms आपने लिया है for the example sake, inside this electrons will not jump from the ground state to the कहां पे, excited state. Instead of that, the electrons will revolve around the nucleus with maximum transition. ये transition क्या होता है पता है, in hyperfine levels there will be level 1 level 2, तो इलेक्ट्रॉन्स लेवल 1 से लेवल 2 को जाके फिर से लेवल 1 को आता है। सो दिस टाइप ऑफ वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज वन वाइब्रेशन पीरियड। तो ऐसे बहुत सारे वाइब्रेशंस होते हैं, फाइन, इन बिटवीन दीज हाइपरफाइन लेवल्स। हाइपरफाइन लेवल्स इसलिए बोला जाता है, द ऑर्डर ऑफ द लेंथ इज वेरी मच स्मॉलर, तो उस स्मॉलर लेवल में जाके इतना शार्पर स्टडी करना, तो इसीलिए हाइपरफाइन लेवल्स के बीच में एनर्जी क्या होते रहती है, ट्रांजिट होते रहती है इलेक्ट्रॉन्स के। तो यहां पे इससे क्या होते हैं, रेडिएशंस निकलते रहते हैं ऐसे, ठीक है। सो यू नो व्हाट, बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the movement of electrons or the vibration of electrons between two levels is called as transition. तो ऐसे जो ट्रांजिशन है ना, to have this vibration periods, ये बहुत ज्यादा होते हैं। क्या मैं बात जो कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको, the transition will be somewhere around 10 digits, 10 digits तक होता है। so to that period, ये जो instantly हो जाता है ना, to that period of time, one period, that period of time is called as 1 second, इसको 1 second बोला जाता है, ठीक है। तो this is the standard unit of what, time, ये आपका टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट है। सो इसीलिए हम लोग 1 second करके बोलते हैं। वी आर गोइंग टू डिफाइन दैट कि
क्या होता है डेफिनेशन ऑफ द 1 सेकेंड. सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग हियर, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, इनटू सीजियम 133 एटम I want to show you. So basically periodic vibrations are produced in the cesium atom. मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे अंदर एटम के अंदर पीरियोडिक वाइब्रेशंस होते हैं. किसके होते हैं? ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स between hyperfine levels. ठीक है. Periodic vibration will takes place inside cesium atom at regular basis of time. ठीक है. It is based upon periodic vibration. तो इससे क्या बनता है? इससे ये बनता है कि cesium atomic clock करके बोलते हैं जिसको. This type of clocks are used to measure the small timings. छोटे छोटे timings, छोटे छोटे distance carry, कितने छोटे टाइम में ट्रेवल कर गया. टू मेजर दोज थिंग्स वी आर यूजिंग सीजियम एटॉमिक क्लॉक. एंड दिस क्लॉक के अंदर वेरिएशंस नहीं होते हैं. द टाइमिंग विल बी स्टैंडर्ड ऑलवेज. इवन देयर इज चेंज इन एनी टेम्परेचर इन द सराउंडिंग्स, ये क्लॉक के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आता है. सो दिस विल नॉट फ्लक्चुएट इवन आफ्टर वेरिएशन इन द सराउंडिंग्स. टेम्परेचर हो या कोई भी आजू बाजू का डायमेंशन टाइम को अफेक्ट नहीं कर सकता. कौन से वाले क्लॉक को? सीजियम एटॉमिक क्लॉक को. सो दिस विल बी टेकन एज द स्टैंडर्ड क्लॉक एंड वी आर फॉलोइंग द मेजरमेंट ऑफ दिस क्लॉक इनटू आवर वॉल क्लॉक्स. इसी का मेजरमेंट हम कहां पे यूज कर रहे हैं? वॉल क्लॉक्स में यूज कर रहे हैं. इसका एप्लीकेशन वॉल क्लॉक्स में यूज कर रहे हैं. इसका एप्लीकेशंस हैंड वॉच में यूज कर रहे हैं और wrist वॉच में. ठीक है. आपको हाइपरफाइन पता नहीं चलेगा बिकॉज दिस हाइपरफाइन कंसेप्ट इज इट इज बिलोंगिंग टू एमएससी लेवल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो मेरा ब्रांच था. इसलिए मैं आपको ये चीजें बता पा रहा हूँ. वरना अगर मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी छोड़ के सॉलिड स्टेट फिजिक्स का बंदा रहता और एल्स न्यूक्लियर फिजिक्स का बंदा रहता तो मैं आपको ये चीजें बता नहीं पाता. ओके. सो लिसन अप माय डियर किड्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट इज द basis of cesium atomic clock. इसका basis क्या है? They are asking you in the question, because this is the only standard clock which is used all over in physics. छोटे छोटे measurements of time. It is based upon the periodic. It is based upon the periodic vibration produced in the cesium atom. ठीक है ना? चलो. So we came to know that मतलब cesium atom लेते हैं इसीलिए हम टाइमिंग कितना है स्टैंडर्ड बता पाते हैं. We can define the definition of timing. Okay. So this is over. Range of timing we came to know कि कहां से लेके कहां तक है. We said that 10 raised to minus 22 seconds to 10 raised to 18 seconds. ठीक है. तो यहाँ पे 10 raised to minus 10 जो था ये किसका था? This was belonging to fundamental particles. ठीक है. And 10 raised to 18 it was belonging to average life. किसका? अर्थ का. ये लाइफ ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स का. इज दिस क्लियर माय डियर किड्स? Okay, so now listen up my dear kids. We are going to define the time. Define time. टाइम को हम डिफाइन करते हैं. कैसे डिफाइन करेंगे? डोंट एनोटेट वैशाली राजपूत. So how we are going to define? It is the duration. ये क्या है? ये एक ड्यूरेशन है. It is the duration of, I am writing the number. Once you note it down, ये आपका 2631770 है ना. You just count the digits. These are 10 digits है ना.
ये 10 डिजिट्स का जो ड्यूरेशन है ना, इसको क्या बोलेंगे हम? पीरियड्स बोलेंगे। पीरियड्स क्या है? दो लेवल्स हैं, L1 एज वेल एज L2, हाइपरफाइन लेवल्स। इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ पे जाके फिर इसी पोजीशन पे आ रहा है, बट इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है। सो इस वन वाइब्रेशन को बोलेंगे क्या? वन वाइब्रेशन पीरियड। तो ऐसे कितने लेंगे? इतने नंबर डिजिट्स के पीरियड्स बनाएगा क्या? दिस इलेक्ट्रॉन इनटू हाइपरफाइन स्ट्रक्चर। सो उससे क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी व्हेन इट इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सा? इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन कर रहा है, कितना कर रहा है? इतना नंबर में। तो ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा? वन वाइब्रेशन पीरियड को वन ट्रांजिशन। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजिशन बनते हैं ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन पीरियड ऑफ टाइम। तो उसी ड्यूरेशन को हम क्या बोलेंगे? वी यूज्ड टू कॉल इट एज 1 सेकेंड। उसको 1 सेकेंड बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? वी आर गोइंग टू सी दैट। पीरियड्स ऑफ द रेडिएशन, रेडिएशन corresponding to the transition between the two hyperfine levels, है ना? क्या है ये? टू hyperfine levels of the ground state of atom, है ना? एटम और सीजियम 133 एटम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर किड्स? आपका एक एटम है जिसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो पहला वाला ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का, इनटू दैट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट वी हैव n नंबर ऑफ शेल्स। इसमें शेल्स होते हैं, ये आपके शेल्स हैं, ठीक है? ये आपका ऑर्बिट है। तो इनमें एक शेल में अगर आप हाइपरफाइन स्ट्रक्चर्स को देखा जाए तो बहुत सारे होते हैं। तो L1 से लेके L2 में जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है फिर यहाँ पे आ रहा है, इसको वन वाइब्रेशन पीरियड बोलते हैं। तो इसको ट्रांजिशन भी बोलते हैं। तो ऐसे ट्रांजिशन कितने होते हैं? इन नंबर्स इतना होता है। तो इतने नंबर्स के अगर ट्रांजिशंस बना ले कोई इलेक्ट्रॉन, तो उस ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं? 1 सेकेंड कहते हैं। तो देख लो क्या है ये डेफिनेशन। इट इज द ड्यूरेशन ऑफ 91926317770 periods of the radiation corresponding to the transition, है ना? तो इससे जो रेडिएशन निकल रहा है, इट इज ड्यू टू द क्या? रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन। इतने ट्रांजिशन बना रहा है, ठीक है? उससे जो करस्पॉन्डिंग रेडिएशन निकल रहा है ना, बिटवीन द टू हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम 133 एटम, तो उस ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं? वी यूज्ड टू कॉल इट एज 1 सेकेंड। वी यूज्ड टू कॉल इट एज 1 सेकेंड। क्या कहते हैं हम उसको? टेल मी फट से। उसको क्या बोला जाएगा? डिफाइन टाइम। मतलब यहां पे क्या कर रहे हो आप? डिफाइन सेकेंड कर रहे हो। तो सेकेंड क्या है? सेकेंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम। तो मैंने जो आपको बोलने की कोशिश की, क्या क्लियरली ये चीज समझ में आया बच्चों? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। तो इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन जो है ना, एक लेवल से दूसरा, फिर यहां पे ये वन वाइब्रेशन पीरियड हो गया। ऐसे कितना हो रहे हैं? 91926317770। तो इससे जो ये पीरियड स्पैन, इसका जो ड्यूरेशन है ना, इससे कितना रेडिएशन करस्पॉन्डिंगली निकल रहा है ना, तो वो सीज करने के बाद, उसको पकड़ने के बाद पता चलता है कि इतना पीरियड ऑफ स्पैन हो गया, और उस स्पैन को हम 1 सेकेंड करके बोलते हैं। यस, थैंक यू इफ यू गॉट दैट। तो रेंज ऑफ लेंथ। अभी रेंज ऑफ लेंथ को हम कैसे मेजर करेंगे? वी आर गोइंग टू मेजर विद द मीटर। मीटर ही हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है। कुछ भी करो आप, मीटर में क्या करते हो? एक्सप्रेस करते हो। सो वी आर गोइंग टू डिफाइन मीटर।
तो मीटर को डिफाइन करने के लिए क्या डेफिनेशन बनता है बताओ? सो इट इज द लेंथ, बेसिकली ये क्या है? इट इज द लेंथ, इट इज द लेंथ ऑफ द path traveled path traveled by the light in vacuum during a time interval of 1 by 2 triple 9 792 458 of a second. Now listen up, my dear kids. We all know that 1 second is the standard unit of timing. टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है? 1 सेकेंड. तो 1 सेकेंड का हमने इतनावा हिस्सा, मींस द पॉसिबल स्मॉलेस्ट टाइमिंग अगेन इन 1 सेकेंड. तो इतना वाला पार्ट, कितना वाला पार्ट? इतना वाला इन 1 सेकेंड. वी आर टेकिंग दैट स्मॉलेस्ट पार्ट, 1 सेकेंड का इतना वाला हिस्सा. ठीक है, इतना वाला हिस्से को हमने क्या किया? इनटू दिस पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द लाइट इज ट्रैवलिंग. अगर हमने लाइट कहीं सोर्स से छोड़ा है तो लाइट इज ट्रैवलिंग अप टू दिस डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. एंड व्हेन वी आर पुटिंग द मीटर स्केल, यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि ये डिस्टेंस आपका 1 मीटर है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इनटू दैट स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम ऑफ 1 सेकेंड, उतना छोटा हिस्सा 1 सेकेंड का, उसमें लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? whatever the distance is in between A and B. जब हमने स्केल लगा के वहां पे देखा तो हमें पता चला कि सर लाइट यहां से लेके यहां पे आया, और जब मैंने स्केल लगाया, कौन सा वाला स्केल लगाया? आई टुक द स्केल ऑफ मीटर स्केल, तो पता चला कि 1 मीटर डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है. क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों? दीज टू डिस्टेंसेस आर सेम. तो इससे क्या पता चला कि इसी को हम 1 मीटर डिस्टेंस बोलते हैं. ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट? डेफिनेशन ऑफ मीटर. सिंपल. सो या इट्स क्लियर. एक छोटा सा मास का भी क्लियर कर देते हैं. डिफाइन किलोग्राम. इज इट ओके? तो हम क्या करेंगे यहां पे? वी आर गोइंग टू टेक एन अलॉय प्रोबेबली. इट इज द मास, क्योंकि ये समय के साथ जंग नहीं खाना चाहिए. इट इज द मास ऑफ अ प्लैटिनम, और छोटा भी नहीं होना चाहिए, बड़ा भी नहीं होना चाहिए टेम्परेचर के साथ. प्लैटिनम इरिडियम एलॉय, एलॉय सिलेंडर केप्ट. कहां पे? सिस्टम इंटरनेशनल की लाइब्रेरी में रखा गया है. एट द इंटरनेशनल ब्यूरो of weights and measures at Severus. ये सेवरस क्या है? ये प्लेस है. दिस इज द प्लेस, आई थिंक इन फ्रांस प्रोबेबली, या नियर पेरिस, फ्रांस, है ना? तो वो भी कब रखा गया था इसको? ये स्टैंडर्ड वाले 1 kg, 1 kg को स्टैंडर्ड वाले, वो भी किसका बना था? प्लैटिनम इरिडियम एलॉय. द शेप वाज सिलिंड्रिकल. तो इसको 1889 में फ्रांस में रखा गया था, पेरिस के नजदीक सेवरस करके प्लेस है वहां पे. वो भी किस लाइब्रेरी में? एट द लाइब्रेरी ऑफ इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स. सो उसी स्टैंडर्ड मास को आज तक कंपेयर करके दूसरे उसके यूनिट्स बनाए जा रहे हैं, एंड वी यूज्ड टू कॉल इट एज 1 किलोग्राम मास. ठीक है, लेकिन दूसरे जो बनाए जा रहे हैं, इट इज नॉट मेड अप ऑफ प्लेटिनियम इरिडियम एलॉय, दोज आर मेड अप ऑफ आयरन.
लोहे से बने हुए रहते हैं या स्टील से बना हुआ रहता है। इज दैट क्लियर माय डियर किड्स कि किलोग्राम क्या है? फाइन. So thank you my dear kids for listening very patiently. So if you liked this video, if you liked this way of teaching, you can go and comment in my YouTube channel. ठीक है, मेरे इस YouTube चैनल पे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हो. एंड इफ यू लाइक दिस यू कैन लाइक इट. ओके, चलो, जय हिंद. We will meet in the lecture 9. So lecture 8 is over.